इमरान खान ने कहा है इनकलाब का वक्त आ गया है। इमरान खान साहब गुज़श्ता कुछ दिनों में 2 बार इनकलाब की बात कर चुके हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इतना भरपूर एहतजाज, इतना ज़बरदस्त एहतजाज हो रहा था, ये किसने वापसी का फैसला मुलतवी करते हैं, ये किसने किया था? सब बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर बुज़दिल आदमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन मामलात हैं। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा 3 तरफ से फंस गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब कानून जानते हैं, कानून की बारीकियां जानते हैं। जो केस 63A पर नजरसानी का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जिसकी समाअत होना थी, वहां मुनीब अख्तर साहब ने जो किया उसमें काजी फाइज ईसा साहब 3 तरफ से फंस गए हैं। कैसे? मैं सबसे पहले यही आपके सामने रख देता हूं। देखिए, 63A नजरसानी केस का फैसला 17 मई 2022 का जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ही तहरीर किया था, और उसमें उन्होंने ये लिखा था कि नाअहली का मामला, ये नाअहली से मुताल्लिक है कि अगर कोई पार्टी पॉलिसी के खिलाफ किसी सूबाई असम्बली का रुकन हो, सेनेट का रुकन हो, कौमी असम्बली का रुकन हो, अगर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देगा, यानी कि मनी बिल होगा, बजट वगैरह, तहरीक अदम एतमाद होगी, आईनी तरमीम होगी, तो उसका वोट शुमार नहीं होगा, क्योंकि वो पार्टी के टिकट पे आया है। और कई दफ़ा होता यह है कि जैसे अब हमारे सामने आ रहा है कि ख़वातीन उठा ली जाएं, कुछ उठा लिया जाए, बंदा किसी का बाप भाई उठा लिया जाए, या पैसे चलाए जाएं, तो इस तरह से किसी का वोट लिया जा सकता है। तो उन्होंने कहा वोट शुमार ही नहीं होगा, ताकि ये प्रैक्टिसेस रोकी जाए। आप दूसरी जानिब दलील यह है कि नहीं जनाब, एक इंडिविजुअल रुकन की भी तो अपनी राय है, वो फैसला दे दे। पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ वोट करने की सजा यह है कि नाअहल हो जाए। आरिफ अलवी साहब ने रेफरेंस भेजा था, क्विकली आपको बता दूं। अदालत ने कहा, और अदालत से पूछा था कि नाअहली ताहयात होगी या टर्म के लिए होगी। अदालत ने कहा ये फैसला आप कर लें, हम ये बता रहे हैं कि वोट शुमार नहीं होगा, ताकि ये सिलसिला ही बंद किया जाए। तो ये मुनीब अख्तर साहब का फैसला था। आज इस पर नजरसानी हो रही है 17 मई 2022 के बाद। काजी फाइज ईसा साहब और दीगर जज साहिबान, 5 जज साहिबान थे। काजी साहब 1, मुनीब अख्तर साहब 2, मंदो खेल साहब 3, अमीनुद्दीन साहब 4, मजहर आलम मियाँ खेल साहब 5। यही इनकी तरतीब बनती है। मजहर आलम मियाँ खेल साहब सीनियर हो सकते थे, लेकिन चूंकि अब एडहॉक जज हैं, तो इसलिए मैंने उनको 5वें नंबर पर रखा है। तो हुआ ये कि 4 जज साहिबान आए। आमतौर पर जब 5 जज साहिबान हो, 4 आ रहे हों, तो एक कुर्सी उठा ली जाती, लेकिन यहाँ कुर्सी रखी गई। काजी साहब आए और उन्होंने कहा कि मुनीब अख्तर साहब ने हमें ख़त लिखा है, यानी हमें से मुराद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है, और ख़त लिखकर उन्होंने ये जो कमेटी है इसके तहत बनाए गए बेंच में बैठने से इनकार कर दिया है। मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो केस सुनने से इनकार नहीं कर रहे, याद रखिएगा। वो इस कमेटी के तहत बनाए गए बेंच में बैठने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन रिक्यूजल नहीं है। अब रिक्यूजल हो तो बेंच टूट जाएगा, यहां बेंच टूटा नहीं है। मुनीब अख्तर साहब ने कहा है कि इस बात को समझें कि मैं ये केस सुनना चाहता हूं, मैं अलग नहीं हो रहा। काजी फाइज ईसा साहब ने ये पढ़कर सुनाया। मुनीब अख्तर साहब की कुर्सी खाली थी। उसके बाद काजी साहब ने कहा कि हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो इसमें बैठें, वरना नया बेंच बना देंगे। अच्छा, ये जो वरना नया बेंच बना देंगे, तो ये काजी साहब का ये कहना है कि वो बैठते हैं बैठें, नहीं बैठते ना बैठें, हम नया बेंच बना देंगे। कानूनी तौर पर मेरी माहिरीन कानून से बात हुई, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। जब एक बेंच बना है तो वो अपने एक मेंबर के रिक्यूजल के बाद फिर टूट सकता है, वरना वो बेंच टूट नहीं सकता। तो वो बेंच जो है वो कायम है, तो उसकी मौजूदगी में फिर नया बेंच बन नहीं सकता, तो ये हो नहीं सकता। अब काजी साहब कहते हैं वरना नया बेंच बना देंगे, अहम केस है, सुनेंगे, कल सुनेंगे। तो ये कैसे करेंगे काजी फाइज ईसा साहब? काजी फाइज ईसा साहब एक तरीका है जिस पर फंस गए, मैंने कहा 3 तरफ से फंस गए। दूसरा क्या हुआ, काजी फाइज ईसा साहब ने अमीनुद्दीन साहब के साथ मिलकर ये बेंच बना दिया। मुनीब अख्तर साहब निकाल दिए गए थे और मंसूर अली शाह साहब नहीं बैठे थे। जब मंसूर अली शाह साहब नहीं बैठे, तो ये जो 3 जजेस की कमेटी है, इसमें से 2 जजेस ने फैसला किया ये भी नहीं हो सकता था। ये आज अली जफर साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि 3 जज साहिबान का आईन में लिखा हुआ है
ऑर्डिनेंस में, माफ कीजिएगा, ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है, जिसके बारे में काजी साहब कहते हैं ना कि ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामेंट की तौहीन है। अब आज वहां मंदू खिल साहब बेंच में बैठ के काजी साहब के सामने कह रहे थे कि ऑर्डिनेंस लाना आईनी हक है, और काजी साहब सुन रहे थे। तो बहरहाल उनके सामने अली जफर साहब ने अदालत में कहा कि 2 जजेस तो ये फैसला नहीं कर सकते, तीसरा जज होना चाहिए था, ये कैसे होगा। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जब जुमेरात का दिन था और मुनीब अख्तर साहब, मंसूर अली शाह साहब बैठे थे कि आज फैसला होना है बेंचेस कैसे बनेंगे, तो ऑर्डिनेंस आने से पहले वाली जुमेरात थी, काजी साहब नहीं थे और वो घर चले गए सुप्रीम कोर्ट से उठकर, और बाद में बताया गया कि काजी साहब दस्तयाब नहीं है। तो उस वक्त मंसूर अली शाह साहब ने और मुनीब अख्तर साहब ने ये नहीं कहा कि ठीक है वो दस्तयाब नहीं है, हम फैसला कर देते हैं बेंचेस कैसे बनेंगे। नहीं किया था, क्योंकि 3 अरकान की कमेटी है। काजी साहब ने मंसूर अली शाह साहब की अदम मौजूदगी में फैसला कर दिया, दूसरी तरह से काजी साहब फंस गए। ये उनसे कहा अली जफर साहब ने, ये आप कैसे कर सकते थे, ये कैसे कर सकते हैं। तो वो कहने लगे नहीं जी, वो एक आदमी के ना होने पर क्या सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दिया जाए। तो एक आदमी काजी फायज ईसा नहीं था, तो क्या उस वक्त यही फैसला किया था मंसूर अली शाह साहब ने, मुनीब अख्तर साहब ने, कि सुप्रीम कोर्ट को क्या हम छोड़ दें। तो काजी फायज ईसा साहब दूसरी तरह से फंस गए। फिर एक और चीज याद रखें जो मैं आपके सामने पूरी की पूरी हकायक के साथ पढ़ देता हूं कि माजरा है क्या। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त रिपोर्टर हैं सईद बलूच साहब, उन्होंने लिखा है और वो कहते हैं कि यही एतराज जस्टिस एजाजुल अहसन ने अपने 11 दिसंबर 2023 के खत में उठाया था, जब उन्हें बताए बगैर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मिलिट्री कोर्ट्स अपीलों की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया था। एक जज को बताए बगैर दीगर 2 जजेस ने गैर कानूनी तरीके से बेंच बना दिया था। जस्टिस एजाजुल अहसन के उस खत का अब तक काजी फायज ईसा साहब ने जवाब नहीं दिया। अब एक बार फिर ये नुक्ता उठाया गया है, काजी साहब इसको जमहूरियत कहते हैं। तीसरी तरह से काजी साहब कैसे फंसे, देखिए अली जफर साहब ने कहा कि फुल कोर्ट बना दें। काजी साहब बार बार अपनी अदालत में ये अभी खत लिख कर भी वो ये कहते हैं कि फुल कोर्ट मैंने फुल कोर्ट बनाया। मरियम नवाज शरीफ, वो तलत हुसैन ने ट्वीट किया था कि दिस इज व्हाट अ फुल कोर्ट लुक्स लाइक, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा था इंसाफ होता है, ये होता है, ऐसे फुल कोर्ट बनता है, मर्जी के जजेस नहीं बिठाए जाते। अब अली जफर साहब ने कहा कि जब आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे फुल कोर्ट बुलाया था, अब भी बुला लें। काजी साहब ने कहा नहीं, फुल कोर्ट तो नहीं, क्योंकि अब काजी साहब को नजर ही आ रहा है कि वो हैं अमीनुद्दीन खान साहब हैं, मंदो खेल साहब हैं, कोई 1 से 2 जजेस और होंगे, बाकी तमाम जजेस मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़े हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करने वाले रिपोर्टर्स हमें बता रहे हैं। ये तीसरा हिस्सा है जिसमें काजी साहब फंस चुके हैं। तो काजी साहब जो है वो फिर भी एक उर्दू का लफ्ज है, गैर पार्लिमानी नहीं है, हट धर्मी जिद वो पकड़ के बैठे हुए हैं कि अब मैं खुद कर दूंगा। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, यहां उनका ओहदा चीफ जस्टिस का है, और जो मास्टर ऑफ द रोस्टर वाली टर्म थी, काजी साहब उसे खुद देखें जी मैंने अपने इख्तियारात दे दिए वाली बातें करते थे, तो अब वो ये नहीं कर सकते। लेकिन जिद है, हट धर्मी है, काजी साहब ये भी करने पर आमादा हैं और करेंगे। काजी साहब इस पर भी तुले हुए हैं कि करेंगे, क्योंकि ये जो बार बार कहा जा रहा है ना, बहुत लिमिटेड टाइम है, फौरी तौर पर करना है। अब हम अक्टूबर में दाखिल हो रहे हैं और काजी साहब की रुखसत का वक्त है, तो काजी साहब को जो करना है वो फौरी तौर पर करना है। इसलिए काजी साहब जो हैं वो अब मुनीब अख्तर साहब का कानून एक तरफ, वो फैसला खुद करने पर आमादा हैं। कम वॉट में वो वाली हालत है, तो वो ये खुद करना चाहते हैं। अब यहां मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक और चीज बताऊं, इमरान खान साहब के ऐलान से पहले, ये जो मोहम्मद अकरम है अडयाला जेल का डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट, इसके केस में पिटीशन पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट बेंच के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज साहब ने यह समाअत की। रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि लापता डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट किसी महकमे की तहवील में या हिरासत में नहीं है, गिरफ्तार नहीं है। हमारे सहाफ़ी ये बताते हैं, उससे ये पता चल गया, फैज हमीद का ये पता चल गया, इमरान खान के बारे में ये पता चल गया, वो नोकिया 3310 टाइप का फोन था, वो देता था, जाके इमरान खान बात करते थे, वगैरह वगैरह। जो बंदा कहीं नहीं है, लापता है, लियाकत चट्ठा है वो इस वक्त, उसके बारे में हमारे यहाँ खबरें दी जा रही थी। अच्छा, लियाकत चट्ठा के बारे में साफी खबरें भी नहीं देते। तो फिर उसके बाद अदालत ने हुक्म दिया कि अफसरान की जानिब से बयान हल्फी दाखिल करवाए जाएं और ये एफिडेविट पर दिया जाए कि हमारे पास बंदा नहीं है।
سماعت کے دوران پٹیشنر میمونہ ریاض اپنی وکیل ایمان مزاری کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئی. پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ محمد اکرم کی فیملی کو سرکاری رہائش گاہ سے نکال دیا گیا ہے. محمد اکرم کا تبادلہ کر دیا گیا تھا لاپتہ بندے کا, اور پھر اس کو بتا دیا گیا تھا, اس کے گھر پہ نوٹس لگا دیا گیا تھا گھر خالی کر دے, اور اس کی اہلیہ حاملہ ہیں تو ان کو گھر سے نکال دیا گیا. عدالت نے اب جیل انتظامیہ سے سرکاری گھر خالی کرانے پر بھی جواب مانگ لیا ہے. محمد اکرم کے کیس میں یہ ہوا ہے. اڈیالہ جیل میں آج عمران خان صاحب کے معاملے کی سماعت تھی, اور عمران خان صاحب کی جو درخواست ضمانت تھی وہ خارج ہو گئی. توشہ خانہ نیب میں چل رہا تھا, ایف آئی اے کو نیب کی عدالت نے بھیج دیا. مطلب نیب کی عدالت کا اب یہ ہماری جورسڈکشن میں نہیں آتا, ختم, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. نیب کی عدالت نے خود یہ دے دیا کہ جی اب یہ ایف آئی اے لے جائیے. مطلب یہ نیب کی عدالت کیسے کر سکتی ہے؟ عمران خان صاحب کے وکلاء کا ایک اعتراض یہ تھا. بہرحال عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواست ضمانت اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی. ایف آئی اے کی جانب سے پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی اپنی ٹیم کے ساتھ پیش ہوئے, اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی جانب سے وکیل پیش ہوئے سلمان صفدر صاحب. تو اس سماعت میں پروسیکیوشن نے دلائل دیے اور بتایا کہ سعودی عرب سے عمران خان صاحب کو 7 کروڑ مالیت کا قیمتی سیٹ ملا تھا. 29 لاکھ روپے میں عمران خان صاحب نے یہ حاصل کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 7 کروڑ کا 50% 3.5 کروڑ بنتا ہے, اور اگر آپ کو یہ لگانا تھا پہلے والے 20% پر بھی تو بھی اس 7 کروڑ کا جو 20% ہے وہ 1 کروڑ 40 لاکھ بنتا ہے. تو وہ بھی نہیں کیا گیا, اور 29 لاکھ میں حاصل کیا کیونکہ انڈر انوائس کیا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے, اور ریاست کو ملنے والے تحفے کو توشہ خانہ میں جمع نہیں کروایا. اس کے بغیر ہی عمران خان صاحب نے اپنے پاس رکھ لیا. یہ عمران خان صاحب پہ الزام ہے. سلمان صفدر صاحب نے یہ موقف اپنایا کہ توشہ خانہ 2 کیس پہلے ریفرنس سے ملتا جلتا ہے. پہلے اور اس ریفرنس میں ایک جیسے الزامات ہیں, ایک جیسے وعدہ معاف گواہ ہیں, دونوں مقدمات میں ملزمان بھی ایک جیسے ہیں. پہلے والے پر ضمانت ہو چکی, عدالت سے درخواست ہے کہ یہ ضمانت منظور کی جائے. عدالت نے فریقین کے دلائل سنے, اور اس کے بعد عدالت نے عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت خارج کر دی ہے. عمران خان صاحب پر, بشرا بی بی پر اس میں فرد جرم عائد کی جائے گی. پورا کیس چلے گا. عمران خان صاحب ابھی جیل میں ہیں, اس کے لیے پورا کیس چلے گا, اور پورا کیس چلنے کے بعد عمران خان صاحب اور بشرا بی بی پر یہ الزام ثابت ہو جانے پر عدالت سزا سنائے گی. پھر اس کے بعد اپیل میں جانا ہوگا. تو یہ لمبا کام ہے, یہ عدالت نے یہاں پر کر دیا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف والوں کا دعویٰ ہے کہ نہیں ہو سکتا تھا, بالکل نہیں ہو سکتا تھا, لیکن یہ بھی کر دیا گیا ہے. عمران خان صاحب کی اس پیشی کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو کی, اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے انقلاب کا وقت آ گیا ہے. عمران خان صاحب گزشتہ کچھ دنوں میں 2 بار انقلاب کی بات کر چکے ہیں, اور عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو جلسے, ریلیاں, جلوس یہ سب کر رہے ہیں یہ وارم اپ ہے, فائنل راؤنڈ کے لیے وارم اپ ہے, اور فائنل راؤنڈ ہوگا. ہم اپنے کارکنان کو تیار کر رہے ہیں, اور کارکنان تیار ہیں. میں نے آپ کو ایک پورا روڈ میپ بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کی جماعت کیا کر رہی ہے. اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فائنل راؤنڈ ہے, انقلاب کا وقت ہے, فائنل راؤنڈ ہوگا اسلام آباد میں. فائنل راؤنڈ کی جلد تاریخ دوں گا, تو اسلام آباد میں ہوگا. جو میری معلومات ہیں اور انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں, اس کے مطابق ایک بڑا لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف, اور اس لانگ مارچ کے اختتام پر اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان, یہ عمران خان صاحب کی ممکنہ پلاننگ ہے. پورا پلان عمران خان صاحب کے پاس ہے جس کا وہ اعلان کریں گے, لیکن کچھ معلومات اور کچھ انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کی جماعت کا پلان ہے. عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں یہ بات بھی ہوئی کہ جو احتجاج تھا, پنڈی کا احتجاج 28 ستمبر کا, یہ پھر ایک خاص مقام کے بعد آ کر کہا گیا ٹھیک ہے واپسی, اور گھروں کو جائیں, ہم بھی گھر جا رہے ہیں. علی امین گنڈا پور, بیرسٹر گوہر, باقی لوگ یہ چلے گئے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اتنا بھرپور احتجاج, اتنا زبردست احتجاج ہو رہا تھا, یہ کس نے واپسی کا فیصلہ ملتوی کرتے ہیں, یہ کس نے کیا تھا؟ تو عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کیا تھا. تو عمران خان صاحب بہت ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر بزدل آدمی ہے, یہ کیا کیا ہے, یہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا. عمران خان صاحب نے یہ کہا. انہوں نے کہا کہ ڈی چوک احتجاج ہوگا جمعے کو, ڈی چوک پہنچیں گے کارکن, چاہے جو ہو جائے ڈی چوک پہنچیں گے. 1 دن لگتا ہے, 2 دن لگتے ہیں, ڈی چوک پہنچنا ہے, یہ عمران خان صاحب نے کہا. دیکھیے جب لیڈر ہوتا ہے نا تو وہ لیڈ کرتا ہے, لیڈر لیڈ کرتا ہے, لیڈر
मुलतवी करने की कॉल वगैरह ये कैसे दे सकता है? इमरान खान साहब को इस बात पर गुस्सा है। आप ये जो बात की इमरान खान साहब ने कि 2 दिन लग जाएं पहुंचें, आपको याद है इमरान खान साहब के घर के बाहर जो सूरत हाल थी, 2 दिन रही थी वो सूरत हाल। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब जब इंटरनेशनल मीडिया के सामने बैठे थे, उनके अपने घर के अंदर शेल गिर रहे थे, वो तमाम शेल्स इमरान खान साहब अपने सामने मेज पर रख कर बैठे थे, बैन अवी मीडिया से बात की थी। और फिर इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं। इमरान खान साहब की जमात की जो लीडरशिप है, उनकी जमानतें हुई हैं, कुछ की जमानतें नहीं हुई, रखा हुआ अब तक, और बगैर किसी चालान के पेश किए, बगैर किसी सजा के, बगैर किसी मुकदमे के जेल में रखा हुआ है। लेकिन लोग हैं जेल में, और इमरान खान साहब इस वक्त जेल में मौजूद रहकर लीड कर रहे हैं। और जेल में उन्होंने जेल काट के दिखाई है। पाकिस्तान में उनके मुखालिफिन भी मानते हैं कि हम समझते थे ये जेल नहीं काट सकता, ये जेल काट रहा है, इस बात की हम सताइश करते हैं। तो इमरान खान साहब ने अब ये भी बता दिया, इस पर यह भी फैसला है कि बैरिस्टर गौहर जो उन्होंने बुज़दिली का मुजाहिरा किया, उनको फारिग भी किया जा सकता है। इमरान खान साहब का फैसला मुकम्मल तौर पर हमारे सामने आएगा तो बैरिस्टर गौहर के साथ ये भी हो सकता है। इमरान खान साहब ने जेल में बैठकर अपनी जमात की लीडरशिप को पिछले कुछ अरसे में बदला है, अपने हिसाब से उन्होंने कुछ फैसले किए हैं, और कुछ फैसले इमरान खान साहब के जेल में दस्तयाब मालूमात पर होते हैं। बाहर आकर उनमें से बहुत कुछ बदलेगा भी, लेकिन वो जेल में दस्तयाब मालूमात पर होते हैं। मगर इमरान खान साहब वहां बैठकर जिस तरह से इस जमात को लीड कर सकते हैं, लीड कर रहे हैं। आखिर में नताशा के साथ क्या हुआ? देखिए, नताशा की पहले जो कत्ल हो जाने वाले दोनों, इमरान आरिफ साहब, उनकी बेटी आमना, उस केस में हुआ ये कि जमानत हो गई थी, क्योंकि जो मरने वाले हैं उनके लवाहिकीन से सुलह हो गई। गालिबन 5-5.5 करोड़ की बात हो रही है। अभी तक हमारे सामने कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि हम वो फिगर कंफर्म करें। फिर उसके बाद नताशा पर केस रह गया आइस के नशे का। अब आज फारूक एच नाइक साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, वो अदालत में पेश हुए, और हाई कोर्ट में जस्टिस के आगा, करीम खान आगा साहब की अदालत में। ये पहले नैब में थे करीम खान आगा साहब, तो करीम खान आगा साहब की अदालत में ये पेश हुए, और पेश होकर फारूक एच नाइक साहब ने ये कहा कि जिससे नशा समझा गया है वो नताशा की जो नफ्सियाती इलाज की दवा है वो हो सकती है, नफ्सियाती इलाज की दवा हो सकती है, और ये गलत समझा गया है। मेरी जो मौक्किला हैं वो एक अरसे से जेल में हैं और 2 बच्चों की माँ हैं, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उनकी जो मरकज़ी केस में ज़मानत है वो भी हो चुकी है। ये दवा को गलत समझ लिया गया है, उनका इलाज चल रहा है, इसलिए उनकी ज़मानत मंजूर की जाए। अदालत ने कहा बिल्कुल ये हो सकता है, और अदालत ने दलील तस्लीम कर ली है, और 10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज नताशा को इंसाफ मिल गया है। इस मुल्क में इंसानों को इंसाफ मिलता है, इस बात पे हमें खुश होना चाहिए। मैं अपनी और आपकी बात नहीं कर रहा, इंसानों को, अशरफुल मखलूक़ात को इंसाफ मिलता है। मैं, आप, आमना आरिफ, इमरान आरिफ, ये लोग, ये भेड़ बकरियां हैं हम लोग, तो हमारी कोई औकात नहीं है। जिनकी इस मुल्क में औकात है उन लोगों को इंसाफ मिलता है, इंसानों की तरह फौरी इंसाफ मिलता है। इस बात पे हमें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।